नमस्कार, सीकर सर्च पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ खंडेला विधानसभा से एक खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर रामदेव सिंह जी खैरवा, रिटायर्ड आईपीएस, राजस्थान पुलिस से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, प्रारंभिक शिक्षा आपका परिचय। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मेरा गांव छोटा सा गांव प्रतापपुरा। प्रारंभिक शिक्षा तो हमारे गांव के पास ही समर्थपुरा रही। पहली से 8वीं तक की शिक्षा पास ही हमारे गांव पड़ता है, समर्थपुरा, वहाँ हुई। और फिर 9वीं 10वीं नीम का थाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। 11th मैंने किया श्री माधोपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। फर्स्ट ईयर किया मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से। उसके बाद मेरा चयन हो गया पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में। वहाँ मैंने स्नातक किया और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने पशुपालन विभाग में 9 साल तक सर्विस किया। पशुपालन विभाग के दौरान ही मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी। उसे मेरा राजस्थान पुलिस सेवा में चयन हुआ और मैंने राजस्थान पुलिस सेवा में 1991 अप्रैल में ज्वाइन किया। अब सर, पशुपालन विभाग में नौकरी छोड़ने का कोई मुख्य कारण या फिर प्रशासनिक सेवा में रुचि थी आपकी? देखो, मुख्य कारण नहीं, मैंने जो भी कोई अभी तक जो नौकरी करी या जो भी मेरे को टास्क असाइन हुआ नौकरी के दौरान, चाहे मेरे पदस्थापन से क्या काम मेरे को करना है, क्या काम मेरा विधि सम्मत है, वो मैंने बहुत पूरे लगन से, पूरे मनोयोग से किया। मैं लगभग 9 साल तक पशुपालन विभाग में रहा। 9 साल तक मैंने इतना काम किया। पशु चिकित्सा में मैंने दिन रात काम किया। हॉस्पिटल में भी नया भवन मैंने दानदाताओं को मोटिवेट करके, यहाँ के नारनौली परिवार थे जो सूरत में रहते थे, उनको मोटिवेट करके हमने नया भवन भी बनाया। पंचायत समिति से रिक्वेस्ट करके ज़मीन पंचायत समिति ने हमें 2 बीघा ज़मीन आवंटित करी थी। और जो नारनौली परिवार था जो सूरत में प्रवास करता था, उसको यहाँ के पुराने बद्रीनाथ जी सोढ़ानी हुआ करते थे सीकर के, उन्होंने मोटिवेट किया। बेसिकली तो उन्हीं का मोटिवेशन था, पर हमने भी उनको आए, जब खंडेला में उनका प्रवास में आते थे, वहाँ से आते थे, तो हमने उनको मोटिवेट करके अच्छा हॉस्पिटल बनाया और हमने अच्छा काम किया उसमें। पशुपालन विभाग में ज़्यादातर ड्यूटी आपकी खंडेला क्षेत्र में रही? हाँ, हमेशा खंडेला में रही। मैं सबसे पहले पदस्थापन मेरा 3 महीने के लिए बिहार जगह है बाड़मेर जिले में, वहाँ मेरी हुई थी। 3 महीने बाद में, 3.5 महीने बाद में खंडेला आ गया था। खंडेला के रहते हुए मैंने पशुपालन विभाग में पशुओं की बहुत सेवा करी, गौ माता की बहुत सेवा करी। सभी गौशालाओं में या कोई ये सांड हुआ या लावारिस गाय हुई, उनकी सेवा में मैंने हमेशा तत्परता से। लंपी वायरस थोड़े दिन पहले आके गया है, उसमें कितने सक्रिय थे आप? हाँ, लंपी में थे। लंपी में जो भी ये जो दवाइयाँ थी, जो काढ़े वगैरह थे या जो लड्डू वगैरह बना करके दवाई के रूप में वो हमने दिए, गौशालाओं में दिए। खासकर तो गौशाला में हमने गुराराई गौशाला में दिया, खंडेराई गौशालाओं में दिया। रिटायरमेंट को कितना समय हुआ सर आपको? रिटायरमेंट को मुझे 6 साल हो गए। और राजनीति में प्रवेश किए हुए? राजनीति में तो पहले मेरी धर्मपत्नी थी सुशीला खैरवा, वो 1995 से ही राजनीति में। अच्छा, उनसे मोटिवेट हुए हैं आप? नहीं, मोटिवेट तो हम मोटिवेटेड ही थे, लेकिन वो राजनीति में, चूँकि मैं राजकीय सेवा में था, इसलिए राजकीय सेवा में रहते हुए दूसरा राजनीति तो नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारे बिहाफ पे ही मेरी पत्नी ने 4 चुनाव लड़े। हमने शुरुआत करी थी 1995 से पंचायत समिति मेंबर के रूप में। उस समय महादेव सिंह जी की धर्मपत्नी जो वर्तमान एमएलए, उस समय भी तत्कालीन चुनाव में एमएलए थे, उनके सामने हमने पहला चुनाव लड़ा था। राजनीति में आने का कोई मुख्य कारण या फिर खंडेला में आप? जनसेवा का ही है, जनसेवा का, क्योंकि मेरा एक सामाजिकरण अच्छा हुआ है। मैं सामाजिक हिसाब से लोगों से जुड़ाव, और मुझे ये पसंद है कि लोगों के मैं काम आऊँ, लोगों की सेवा करूँ और लोगों के बीच में सुख दुख में मैं शरीक रहूँ। ये मेरा शुरू से ही पैशन रहा है। एक तरह से मेरा एक मेरे सैद्धांतिक बात है। मैं पशुपालन विभाग में रहा तो मैं गांव में किसान की जो माताएं बहनें थी, उनसे भी पशुपालन विभाग में मैंने खूब काम किया और उनके साथ में जुड़ करके मेरे को आनंद आता था कुल मिला के। तो इसलिए मेरा ये पैशन ही मानिएगा जो मैंने इसके लिए काम किया। 2018 विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस समय के कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष जी मील के समर्थन में थे। हाँ, ये सही है कि मैं 2017 में मई 2017, 31 मई 2017 को मैं सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद मैंने कांग्रेस टिकट को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुझे दुर्भाग्य से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट मिला।
सुभाष मिल के साथ मैं रहा और उनके साथ में पूरा समर्थन उनको दिया। फिलहाल में सर कांग्रेस छोड़ने का कोई मुख्य कारण, क्योंकि वर्तमान में सरकार भी है कांग्रेस की राज्य में? छोटा रीजन तो ये है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी होगी, वंशवाद की पार्टी होगी। वंशवाद के अलावा ना तो इनको कोई दूसरा नजर आता है, ना कोई उसको प्रमोट करते हैं। और दूसरा, करप्शन का बड़ा हाई लेवल का, वर्तमान सरकार का भ्रष्टाचार का इतना हाई लेवल पे है कि जो विधायक गण हैं, चाहे खंडेला के विधायक देख लीजिए या दूसरी जगह का, तो मैं इतना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ जो भी काम होते हैं और जो भी विकास का ये दावा करते हैं, इसमें भ्रष्टाचार पे सर आपसे पूछना चाहूंगा, जो वर्तमान राज्य सरकार है इसमें कितनी भर्तियां हुई है राज्य सेवाओं की, उसमें पेपर लीक हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है और इसकी जांच पहले एसओजी ने करी है। एसओजी के बाद में अभी ईडी भी इसकी जांच में आ गया है, तो देखते हैं ईडी का क्या कंक्लूजन निकलते हैं। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जगह जगह परीक्षाओं का, जो भी विभिन्न परीक्षाएं हुई, बहुत परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी गहलोत, वो विरोध कर रहे हैं कि ईडी जांच क्यों कर रही है। देखो, ये तो गलत बात है। ईडी भी एक एजेंसी है और वो भी जांच एजेंसी है, तो जांच एजेंसी कोई भी करे तो, क्योंकि राज्य सरकार का मामला है, ये सोचा जाता है कि राज्य सरकार अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आने पे उसको दबाने का प्रयास करेगी। एक सामान्य सी बात है, तो उसको ईडी एक निष्पक्ष तरीके से जांच करती है, तो कोई बुराई नहीं और करना चाहिए ईडी को। जो भी इसमें दोषी है, चाहे कितना बड़ा राजनेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, अब आरपीएससी का मेंबर ही इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आरपीएससी जैसी संस्था जो रिक्रूटमेंट की अपेक्स एजेंसी है स्टेट की, उसका मेंबर ही उसमें शरीक हो रहा है। तो फिर इस पर संभावनाएं पूरी बनती हैं कि काफ़ी बड़ा तंत्र इसमें कहीं ना कहीं लिप्त रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी में आए कितना समय हो गया आपको? मैं लगभग 2 साल से भारतीय जनता पार्टी क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ हूँ और विधिवत रूप से मैंने अभी 19 मई को सुभाष जी मैरिया के साथ आप ज्वाइन किया। हाँ, सुभाष मैरिया जी ने उसी दिन ज्वाइन किया था। तो वर्तमान में आप खंडेला की क्या स्थिति देखते हैं? बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा? मैं तो 100% इसके मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा। बंशीधर जी का टिकट कटेगा और मुझे टिकट मिलेगा। क्योंकि बंशीधर जी मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिता हैं गोपाल सिंह जी, वो भी नहीं, वो तो राजनीतिक परिवार है, उनके ऊपर भी वही वंशवाद का है। क्या खंडेला में आप भाजपा में भी वंशवाद देखते हैं? हाँ, वंशवाद हो ही रहा है ना। बंशीधर जी बन गए सम्मानीय गोपाल सिंह जी सुपुत्र हैं, उनके सुपुत्र ने चुनाव लड़ लिया, उनकी धर्मपत्नी जी ने चुनाव लड़ लिया, तो सारा परिवार ही लड़ने में लगा हुआ है। सम्मानीय महादेव सिंह जी के परिवार वाले सारे लड़ रहे हैं, सारे मेंबर बन गए, कोई प्रधान बन गया, कोई मेंबर बन गया, कोई क्या बन गया। तो ये परिवार के अलावा ना तो नजर आता है, ये चीज़ बड़ी गलत है। एक नए आदमी को मौका देना चाहिए, यदि मैं काबिल हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, मेरे से और कोई काबिल है तो उसको मिलना चाहिए। पर ये परिवारवाद में फिर तो ये प्रजातंत्र की जो प्रजातंत्र की थीम है वही दूषित हो जाती है। यदि बीजेपी ने आपको 2023 के चुनाव में टिकट नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो बीजेपी के साथ रहेंगे। हमने बीजेपी का निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? नहीं लड़ूंगा। संकल्प हमने लिया कि बीजेपी की सिपाही के रूप में काम करेंगे और हम हमारे में यदि अच्छा ही है, मेरिट के आधार के ऊपर हमें हमारा चयन किया जाता है तो हमें खुशी होगी। और हम मतलब काफी कर्तव्यनिष्ठ हैं आप। 2018 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, फिर भी आपने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। हमने जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट के साथ में खड़े उतरते हैं। अब हम बीजेपी में रह करके बीजेपी की सेवा करेंगे, राष्ट्रवाद की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विचार हैं, अभी 9 साल बेमिसाल, उसका हम सारे जो इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए, छोटे तबके के लिए, व्यापारियों के लिए, अन्य कामगारों के लिए जो चलाई हैं, उनका हम प्रचार प्रसार करेंगे और आम आदमी तक उनको पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेंगे। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्याएं कौन सी देखते हैं आप? खंडेला विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या आज की तारीख में तो ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की समस्या है। और लगभग 8-10 दिन से पेयजल की सप्लाई होती है। 8-10 दिन से यहाँ सप्लाई होती है। लोग 500-500 रुपए में टैंकर डलवाते हैं। आज माली हालत खंडेला की इतने खराब है, इतने लोग बेचारे पिस रहे हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन भी समाप्त हो गए। कृषि का पानी का लेवल नीचे सूख गया, सब जगह खत्म हो गया। आज तो गाँव में भी ये स्थिति है कि 500 रुपए के टैंकर डलवाने। पूछना चाहूंगा कि क्या केरपुरा के पास में, जहाँ पे फिलहाल में पतंजलि कंपनी जो वर्क कर रही है, वहाँ पे रिको स्थापित हो सकता है खंडेला का? सारा रिको पहले भी स्थापित हुआ था। इनके नकारापन से, तथाकथित राजनेताओं के नकारापन से रिको एरिया फेल हो गया। पहले भी दायरा के पास में सरकारी लैंड पड़ी है, उसमें रिको एरिया चला था, कुछ मिनी प्लांट्स लगे थे,
लेकिन वो बस मिनी प्लांट लग गए, उनकी सब्सिडी मिलनी थी वो मिल गई, और उसके बाद में सारे वापस बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट होना चाहिए, जो उनकी जेन्युइन समस्याएं हैं उस समय के जो नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको रिड्रेस करना चाहिए, उनको खत्म करनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिजली की समस्या है, बिजली के बिना आप फैक्ट्री नहीं चला सकते, बिजली के लिए कोई अलग से ट्रांसफार्मर लगाएं और सारी चीज़ करें, सड़क वड़क बनाएं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, तो रोजगारों के या कामगारों की व्यवस्था हो। तो ऐसे में जो समस्याएं यदि नहीं रहेंगी तो कोई भी उद्योगपति कोई भी उद्योग लगा लेगा। और यहाँ मिनरल बेस्ड उद्योगों का बहुत स्कोप है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत स्कोप है, ये लगाए जाने चाहिए। और उसके लिए जो प्रमोटर जो उद्योगपति हैं उनको प्रमोट करके यहाँ लाया जाना चाहिए। राज्य में जब नए जिले बनाए जाने की बात हो रही थी उस समय महादेव सिंह जी खंडेला से हमारे जनता टीवी के पत्रकार शुभम जी ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था नीम का थाना कभी जिला बनेगा ही नहीं। उसके बाद में नीम का थाना जिला भी बना और अब बात हो रही है कि खंडेला को भी नीम का थाना में शामिल किया जाएगा। तो विधायक जी जो यहाँ के हैं वर्तमान, वो मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो क्या देखते हैं आप? देखो, जिले बनाना तो जो राम लवाया कमेटी था उनके निर्णय थे, और राजनीतिक निर्णय भी इनको कहा जा सकता है। परंतु मेरा ये मानना है कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसील आती हैं, एक रिंगस आती है, खंडेला आती है। रिंगस तहसील के एक नगर पालिका 16 पंचायतें ग्राम पंचायतें, वो निश्चित रूप से सीकर में जाने चाहिए। खंडेला का भी अधिकांश हिस्सा सीकर के साथ ही रहना चाहिए, खंडेला नगर पालिका और खंडेला के आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं वो सिर्फ कांवट के आसपास में जो पंचायतें हैं, जिसमें 8-10 पंचायतें हैं, गढ़भोपजी है, लोहरवाड़ा है, कांवट है, भादवाड़ी है, जुगलपुरा है, चौकड़ी है, ढाणी गुमान सिंह है, पनियारवास है, इस तरह की पंचायतें जो पास में हैं, तो नीमका थाना के सरहद के नजदीक पड़ते हैं। तो 8-10 पंचायतें यहाँ की मतलब सुविधा के हिसाब से नहीं, हाँ, जो दूरी के हिसाब से, क्यों कोई भी नया प्रशासनिक इकाई बनती है तो उसमें जनता की सुविधाएं और जनता का भला तो देखा ही जाता है, उसी के लिए तो बनाई जाती है, नहीं बनाया क्यों जाए। तो 8-10 पंचायतें खंडेला विधानसभा खंडेला तहसील से तोड़ी जा सकते हैं, और 8-10 पंचायतें नीमका थाना से जो इसके पीथमपुरी है, चला है, टिकरिया है, रस्सी का बास है, गोविंदपुरा है, गोहाला है, ये लेकर के एक तहसील का गठन किया जा सकता है। नई तहसील का गठन किया जा सकता है, तो कांवट उसका मुख्यालय हो या चलाओ जिसका मुख्यालय हो, वहाँ SDO भी बन जाएगा, विकास होगा। और उस तहसील को नीमका थाना से अटैच करना, और रेस्ट जो बची हुई खंडेला और रिंगस पूरी, इनको सीकर में रखा जाना उचित है। क्या आपको लगता है कि 19 जिले जो वर्तमान राज्य सरकार ने बनाए हैं उचित हैं? नहीं, ज्यादा राज्य की स्थिति देखते हुए नहीं, ज्यादा है, क्योंकि इनमें बहुत खर्चे आते हैं, और फिर कई जगह तो बड़ा मुश्किलात से हैं। तो इतने जिलों की फिलहाल तो कोई आवश्यकता नहीं। मेरे व्यक्तिगत को जिला बनाया गया, उस हिसाब से तो हम भी कह सकते हैं हमारे गांव को भी जिला बना दीजिए। सबको ही बना दो, फिर तो ऐसे रेवड़ी बांटने वाली बात है, जो कि गलत है। खंडेला में आप प्रशासन की क्या ही स्थिति देखते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले हंसराज जो एडवोकेट थे, आत्मदाह हुआ था। देखिए, आत्मदाह हुआ, उसकी जांच वाँच जैसे भी हुई, जो सारी चीज हुई, लेकिन खंडेला के जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें आज भी भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे बिजली का हो, चाहे वाटर वर्क्स का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे नगर पालिका का हो, सब में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का प्रश्रय राजनेताओं को ही जाता है। खंडेला क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों, कुल 45 ग्राम पंचायतों में आप कितने सक्रिय हैं? सभी में सक्रिय हैं हम लोग, दोनों नगर पालिकाओं में 45 में सक्रिय हैं, सब में सक्रिय हैं। कभी भी कोई नियमित रूप से मैं दौरे करता हूँ, और कभी कोई कमी हो जाती है, शादी हो जाती है, किसी का भंडारा है, कोई रिटायरमेंट की पार्टी है, या कभी कोई गांव वाले बुलाते हैं, 10-20 का ग्रुप बना करके कोई यूथ ग्रुप बुलाता है, तो जाते हैं, सबके बीच में बैठते हैं, बात करते हैं, समस्याओं की जानकारी लेते हैं। लालचंद जी खैरवा आपके भाई हैं, आप उन्हें टिकट दिलवाना चाहेंगे या खुद लेना चाहेंगे? खुद ही लेना चाहूँगा, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ, और हम तो 1995 से कर रहे हैं। पहले मेरी पत्नी थी, क्योंकि वो उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो मैं कर रहे हैं। 2023 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे जैसे साफ सुथरे आदमी को, जिसने विकास के काम करवाए, सब लोगों को साथ लेके चले हैं। मैं सॉफ्ट जाट हूँ, एक तरह सॉफ्ट जाट का मतलब सबको साथ लेके अल्टीमेटली देने जाट को है टिकट यहाँ से, तो एक ऐसे जाट को मतलब आप मानते हैं कि खंडेला में जाटों की राजनीति सक्रिय है? नहीं, खंडेला में है ही, वो तो जातिगत हिसाब से टिकटों का वितरण तो होता है,
खंडेला में कांग्रेस और बीजेपी हमेशा ही जाट जाति के प्रत्याशी कोई प्रत्याशी बनाती है। तो ऐसे में कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है, सब जगह जहाँ जिस जाति का बाहुल्यता होता है तो उस हिसाब से ज़्यादातर पार्टियाँ उसी हिसाब से ऑप्शन अपना रखती हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि मैं एक नया प्रत्याशी हूँ, नया प्रत्याशी राजनीति के दृष्टिकोण से हूँ। अदरवाइज तो मैंने पशुपालन विभाग में काम किया, सब लोगों ने देखा है, पुलिस विभाग में काम किया, सब लोगों ने देखा है, सब लोगों के काम भी मेरे से बहुत पड़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। मैं डे एंड नाइट आज भी जन सेवा में लगा रहता हूँ। तो पारदर्शी सिस्टम से, ईमानदारी से हमने बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से सारों ने काम किया है। मेरे भाई साहब सरपंच भी रहे हैं, पूरे परिवार ने हमारे काम किया है। तो इसलिए सारे परिवार का मैं तो ये कह सकता हूँ कि खैरवा परिवार ने बहुत मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया और सभी लोग हमारे परिवार के इसमें जन सेवा में लगे रहते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2023 के चुनाव में कितनी टक्कर आप देंगे अन्य प्रत्याशियों को? मैं तो ये मानता हूँ कि यदि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो सीकर जिले में अधिकतम वोटों से खंडेला की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। आप अपने मुख्य विरोधियों के रूप में किसे देखते हैं, राजनीतिक विरोधी? राजनीतिक विरोधी तो जिसको टिकट मिला कांग्रेस का वही मुख्य विरोधी होगा, क्योंकि निर्दलीयों का तो कोई, मैं तो नहीं समझता कि कोई ज़्यादा स्कोप की स्थिति है। अच्छा, कांग्रेस से आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार किसको टिकट मिल सकती है? अब कांग्रेस में तो कांग्रेस पार्टी जाने, फिर भी अनुमान तो लगा सकते हैं। हनुमान सिंह जी, अपना महादेव सिंह जी अपने सुपुत्र के लिए प्रयासरत हैं, सुभाष मील साहब अपने स्वयं के लिए प्रयासरत हैं। दो में से किसी को मिल जाए, जो पार्टी उचित समझेगी देगी। महादेव सिंह जी कह रहे हैं मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, तो सुपुत्र आ गया ना, सबको सुपुत्र अच्छे लगते हैं। सुपुत्र के बाद में और आगे जनरेशन आएगी, वो हो जाएगी खड़ी। दूसरा आदमी तो कोई लड़ नहीं सकता ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, वंशवाद को खत्म कोई तो करे। जनता का सहयोग से हम तो खत्म करने में उतरे हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि ये वंशवाद, बीजेपी तो वैसे ही खिलाफ है वंशवाद की, इसलिए बीजेपी निश्चित रूप से वंशवाद की राजनीति को खत्म करके नए प्रत्याशी को चयन करेगी। और मेरे खंडेला में बीजेपी में इतने दिन से एक ही परिवार रहने का क्या कारण था? कोई नया चेहरा नहीं था या फिर कुछ और समस्या थी? प्रॉब्लम ये आती है ना कि ये लोग किसी को पनपने ही नहीं देते हैं। जो पनपने का प्रयास करता है उसको ये दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं पंचायत लेवल पे उसको सरपंच नहीं बने देते। तो ऐसे में जो आदमी प्रयास करता है उसको किसी न किसी तरीके से डैमेज करके उसकी राजनीति को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामदेव सिंह जी खैरवा, जो आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में आपको खंडेला से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है। तो सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जितने लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रामदेव सिंह को वोट दें।